साथ। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा 10 जनवरी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करने पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग। दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशवरा किए बिना नहीं होता तय। नागपुर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया में ये भावना बन रही है कि भारत होना चाहिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा निशाना। कहा, वर्चुअल मीटिंग से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ये आभासी गठबंधन। विकसित भारत, युवा और महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री का एजेंडा, जबकि परिवार बचाओ और प्रॉपर्टी बचाओ है इंडी गठबंधन का एजेंडा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधु संतों की पिटाई पर बीजेपी आक्रामक। बताया, पालघर जैसी घटना कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, ममता बनर्जी के शासन में ईडी अधिकारियों पर हमला करने वालों को संरक्षण, जबकि साधु संतों को करना पड़ रहा है हिंसा का सामना। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पेशी से बच रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा चौथा समन। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी ने कहा, जांच से भागना शर्मनाक। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने की बड़ी घोषणा। का 22 जनवरी से काशी की यज्ञशाला में करेंगे 40 दिन की विशेष पूजा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, शास्त्रों के अनुसार ही हो रहा है सब कुछ। ताइवान में नए राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए डाले गए वोट। नतीजों पर अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर की हैं पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आकिल गुलाटी गुंबर। आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा ब्रिटेन के विदेश विभाग के एक अधिकारी के साथ 10 जनवरी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करने के मामले को गंभीरता से लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ऐसा उल्लंघन अस्वीकार्य है। विदेश सचिव ने इस उल्लंघन पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। अपनी प्रतिक्रिया में भारत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। नागपुर में मंथन टाउन हॉल मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशवरा किए बिना तय नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम बदल गए हैं और हमारे बारे में दुनिया का नजरिया भी बदल गया है। Today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. To me, it is that we are discovering more and more what we can do. And the more we discover, we will our aspirations, our ambitions will grow. यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के सवाल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ दुनिया में ये भावना बन रही है कि भारत को वहां होना चाहिए और वो उस समर्थन को महसूस कर सकते हैं। Natural process of change today is being denied in the UN. With each year, definitely with each 5 years, 10 years, I can see people actually feel, no, India must be there. We actually feel strongly you are not there. Sometimes when I meet other foreign ministers or leaders, before I bring it up, they tell me, ये बहुत अफसोस की बात है कि आप नहीं होते, अगर आप होते तो कुछ और होता,
That feeling is very much there, and people also realize our value. आज हुई इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक के बाद बिहार सीएम और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने संयोजक पद ठुकरा दिया। बैठक में नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। हालांकि बैठक से पहले ही विपक्ष को झटका लगा और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई। इसके साथ ही शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी विपक्षी गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हाल ही के दिनों में ये दूसरी बार है जब टीएमसी ने कांग्रेस के साथ बैठक से इनकार कर दिया, जो विपक्षी गठबंधन के बीच लगातार चल रही सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते हुए मतभेद की तरफ साफ इशारा करता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हुई ईडी गठबंधन की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्चुअल अलायंस केवल वर्चुअल बैठक ही कर सकती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के पास देश के विकास को लेकर ना ही कोई एजेंडा है और ना ही कोई विजन। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। वहीं ईडी गठबंधन की बैठक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की ये बैठक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे हमारा क्या फर्क पड़ता है? हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। बैठक में बिहार सीएम और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने संयोजक पद नहीं स्वीकारते हुए कहा कि उनकी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं, बल्कि वे चाहते हैं कि गठबंधन जमीन पर मजबूती बनी रहे। मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए, और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी। नीतीश कुमार के संयोजक पद न स्वीकारने के पीछे बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी गठबंधन की मंशा पर ही सवालिया निशान खड़ा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में नमो नव मतदाता अभियान के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लगभग 61% भारतीय जनसंख्या 35 वर्ष से कम है। यह हमारी ताकत, ऊर्जा और हमारी संपत्ति है। ये विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। We are the youngest country in the world. Approximately 61% of the Indian population is below 35. Below 35. ये हमारी ताकत है, ये हमारी ऊर्जा है, ये हमारी संपत्ति है, और यही भारत के विकसित भारत को पूरा करने वाला बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साधुओं के एक ग्रुप को भीड़ द्वारा पीटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भीड़ द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाने वाले साधु मधुर गोस्वामी ने कहा कि जब हम गंगा सागर जा रहे थे तब अचानक भीड़ ने हमारी कार को रोका और हमारे साथ मारपीट की। जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में
अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ कर दिया। पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी हमलावर है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुरुलिया से चौंकाने वाली घटना, गंगा सागर जा रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा। ये पालघर जैसी घटना है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है, जबकि साधुओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया कि राम मंदिर का शिलान्यास हो तो पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। पुलिस अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मदद करने के आरोप लगे, तो उनको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर आती है। दूसरी ओर जो भ्रष्ट नेता हैं उनको पकड़वाने की बजाय बचाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार और नेता करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा। अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया ये चौथा समन है। केजरीवाल को पहले 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर को समन भेजा गया था। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं क्योंकि वो सवालों के जवाब देने से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है अफसोसजनक है। हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा सम्मन आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है, आपको जवाब देने से डर लगता है, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, कब तक भागेंगे? आप हर बार बहाना बनाते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली है, खड़े होकर कानून की शपथ ली है कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा। जांच एजेंसी आपको सम्मन दे रही है, अगर आप ईमानदार हैं तो जाके बात कीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईमानदारी की बड़ी बातें करने वाले आज खुद पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे। आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते। उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते। उनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में है। उनके सांसद जेल में है। आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है। खबर झारखंड से, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र के माध्यम से ईडी ने पूछा कि 7 समन देने के बाद भी वो ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हुए।
ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी के बीच पत्र का जवाब देने के लिए कहा। ईडी की ओर से पत्र देने और 16 से 20 जनवरी के बीच हाजिर होने के लिए कहा गया है। और अब बात रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से 22 जनवरी को हर एक के घर में श्री राम ज्योति को प्रज्वलित करने की अपील की। सोनल माता जन्म शताब्दी समारोह के वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने ये अपील की है। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि आज जब अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है तो श्री सोनल मां कितनी प्रसन्न होगी। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से 22 जनवरी को हरेक के घर में शाम को श्री राम ज्योति प्रज्वलित करने का आग्रह भी करूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इसी ओर एक कदम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने पूजा स्थलों को स्वच्छ बनाने और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन लोगों से स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया, जिसे भाजपा द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ एवं राम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर 22 जनवरी को अपने अपने घरों में श्री राम की ज्योति जलाएं और दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 सितंबर 2023 को सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा था कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेकर 1 घंटे हर किसी को स्वच्छता के लिए समय अपना समर्पित करना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से काशी के यज्ञशाला में 40 दिन की विशेष पूजा होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विशेषकर देश के तीर्थ स्थानों के विकास करने में श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण का विस्तार भी किया है। काशी स्थित अच्छे वैदिक के विद्वान लोग गणेश शास्त्री द्रविड़ एवं लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में 100 से अधिक अच्छे विद्वत लोग वहां यज्ञशाला का पूजा का हवन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। वर्तमान सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विशेष करके भारत के तीर्थ क्षेत्रों का विकास में श्रद्धा रखते हैं। नगर आयुक्त और अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में विशाल सिंह अयोध्या के अहम बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न तैयारियों पर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं पर उनसे बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त हूँ अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे। ये बहुत ही फेमस चौक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे और आज हम बात करेंगे अयोध्या के विकास के बारे में और उनसे बेहतर मेरे साथ जो है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। खुद वाइस चेयरमैन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा ये अवसर है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अयोध्या एक मेजर मेकओवर पे जा रहा है। जी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और पूरी टीम अयोध्या हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशन में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम सभी अयोध्या को 22 तारीख के लिए तैयार कर रहे हैं
और टायरलेसली काम चल रहा है और आप देख सकते हैं चारों तरफ सभी प्रोजेक्ट्स लगभग खत्म हो चुके हैं और अब केवल अंतिम उनकी जो सौंदर्यीकरण का कार्य है उस पर फोकस है, शहर की साफ सफाई पर फोकस है। यहाँ पे सीवेज सिस्टम की भी अलग से तैयारी हो रही है, जो पूरा बेसिक एक सिटी है उसको बचाने की बात है। जी, हम लोग चाहते हैं कि हम अयोध्या में वैश्विक स्तर की जो अर्बन फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करें और इसके लिए अमृत योजना के अंतर्गत जल निगम द्वारा अंडरग्राउंड सीवर लाइन पाइपलाइन का कार्य 99% पूर्ण कर लिया गया है। हमारा 33 MLD का STP एक अलग से बन के तैयार हो रहा है। 18 MLD का एक STP ऑलरेडी अयोध्या में था। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, लाइट्स हैं, सीवर सिस्टम है, इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम अयोध्या में चल रहा है और शीघ्र ही पूरी अयोध्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये हम देख पा रहे थे कि अयोध्या की जो पूरी प्लानिंग है, उसकी जो पूरा जो चेंज हो रहा है, उसमें ग्रीन और सस्टेनेबल जो है उसको ध्यान रखा गया है, वो थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, जब हमने अयोध्या के मास्टर प्लान का निर्माण प्रारंभ किया था अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा, तो पूरी टीम के द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया कि सस्टेनेबिलिटी पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना आए अयोध्या में। और हम लोगों ने जो मास्टर प्लान का बेस लेयर था वही ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करते। तो ये थे वाइस चेयरमैन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये काम है और पूरी जो प्रशासन है वो लगी है 22 तारीख को जो इनॉग्रेशन होने वाला है इस राम मंदिर का, उसके चलते। क्या पर्सन संजय जन्ने के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अयोध्या। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नागपुर के स्मृति मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर KB हेडगेवार और परम पूजनीय गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे जुड़े फोटो विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए। बाद महंगाई दर की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.69% पर पहुंची, जो कि नवंबर में 5.55% थी। लेकिन इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 2.4% बढ़ा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले इसी महीने में ये 7.6% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई थी और खुदरा महंगाई दर दिसंबर महीने में भी भारतीय रिजर्व बैंक के 2 से 6% के भीतर बनी रही। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर मामूली बढ़त के साथ 5.93% से और 5.46% रही और एक साल पहले अगर इसी महीने की तुलना की जाए तो ये 5.85% और 5.26% थी। हमारे देश में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का रिवाज है और इसी रिवाज को कायम रखने के लिए दिल्ली के बांसेरा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। मौके पर DDA के पदाधिकारी, दिल्ली के प्रधान सचिव और सांसद मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। कागज का छोटा टुकड़ा जब किसी डोर से बन जाता है और हवा का एक झोंका पाकर इठलाने लगता है तो बन जाती है पतंग। यही पतंग बाद में मनोरंजन, कला और संस्कृति का हिस्सा बन गई। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इसी दिन से ऋतु परिवर्तन की शुरुआत होती है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में उत्सव में बदल जाता है, जिसमें पतंग उड़ाने का रिवाज है। इसी रिवायत की एक वानगी बनी सराय काले खां स्थित बांसेरा का पार्क, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। मकर संक्रांति के साथ काइट का उड़ान का एक पहचान है पूरे भारतवर्ष में। आप कहीं पे भी चले जाओ आपको मिलेगा आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ते हुए। तो एक सोच बनाई गई कि क्यों ना बांसेरा में ऐसा एक पतंग का फेस्टिवल बनाया जाए ताकि आम आदमी को यहाँ पर हम आकर्षित कर सके। एक बार वो आए इसी बहाने, पतंग फेस्टिवल के बहाने। सराय काले खां के बांसेरा में 100 एकड़ में फैले इस पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सजाया है। DDA ने बांस की विभिन्न प्रजातियों के 25,000 पेड़ उगाए हैं। ट्यूलिप के भी 50,000 पेड़ सजे हैं। लगभग 6 एकड़ में 3 जलाशय तैयार किए गए हैं, जो जीव जंतुओं के आश्रय स्थल बन गए हैं। कभी डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुके इस उद्यान को DDA ने दिल्ली वासियों के लिए खूबसूरती से सजाया है। 25,000 से ज़्यादा बांस के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं
अलग अलग स्थानों पे। और एक विशेषता ये रही कि एक भारत के आकार में एक बनाया गया बांस का एक प्लांटेशन भरा हुआ है प्लांटेशन से। दूसरा है यहाँ पे अब हमने ट्यूलिप्स का भी शुरुआत की है इस सीज़न में। यही बांसेरा मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का स्थल बना है, जहाँ के आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ान भर रही हैं। खासकर पतंग के शौकीन लोग 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन से पतंग उड़ाने की रवायत है या कहीं रिवाज है, और इसी रिवाज को कायम रखने के लिए दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्राइस्ट विद अयोध्या पुस्तक के विमोचन समारोह में हिस्सा लिया। विमोचन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि बलबीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में उपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। जन्मस्थान मंदिर की 500 साल की लड़ाई हमारी सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का षड्यंत्र था। प्राण प्रतिष्ठा से देश में तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा। बलबीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। मित्र, राम भारत की चेतना है और अयोध्या भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र है। जन्मस्थान मंदिर की 500 साल की लड़ाई हमारी सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का एक षड्यंत्र था। भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली भी अतिथियों की सूची में शामिल हैं। राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा शनिवार को अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में परेड का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सैन्य जाबाजों को अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 23 पुरस्कार, वीरता पदक प्रदान किए गए। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा कि अग्निवीर की भर्ती केंद्र सरकार के युवाओं को रोजगार देने और प्रशिक्षित युवा मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना आधुनिकीकरण के मार्ग पर अग्रसर है। पिछले वर्षों में बहुत से नए हथियार और उपकरण सेना में शामिल हुए हैं। अनमैन्ड सिस्टम्स, प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स, कम्युनिकेशंस और नेटवर्क्स के साधन इसमें प्रमुख हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम आधुनिकी तकनीकी को अपनाएं, इनके बारे में सीखें, ट्रेनिंग करें और इनके इस्तेमाल में महारत हासिल करें। साथ ही नए वेपन्स और इक्विपमेंट के कारण जहां जरूरी है वहां अपने ड्रिल्स और प्रोसीजर्स और टैक्टिक्स में भी बदलाव लाएं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।